हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पर। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। तो जिन भी कैंडिडेट को हमारी जो क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो दोस्तों आज की जो सेशन रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेनली जो 6 टाइप के जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इन्हीं प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो जैसे अपने ह्यूमन लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं, जैसे हमें समय के प्रति, जो टाइम के प्रति है वो पंक्चुअल रहना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर अपने कह सकते हैं कि समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अपने जो मेनली जैसे ह्यूमन लाइफ के जो सिद्धांत है, वैसे ही क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जो इंश्योरेंस कंपनीज जो काम करती है उनके भी सिद्धांत होते हैं। तो लाइक जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज है। तो डिटेल में इन सभी प्रिंसिपल को अपने स्टडी करने वाले हैं और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहने की उम्मीद रहती है जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वहाँ से। तो डीपली स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे कि किस किस कंडीशन में कौन से प्रिंसिपल है वो काम करते हैं और किस किस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनीज इन प्रिंसिपल को देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ए पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट व्हेन दे स्टैंड टू गेन और बेनिफिट फ्रॉम द कंटिन्यूड existence like safety and well-being of the person or property insured and would suffer a financial loss if there is damage to the person or property। यानी कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन जो पॉलिसी परचेज करता है उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी प्रकार की पॉलिसी परचेज कर रहा है। ठीक है। और पॉलिसी परचेज करने के बाद उस थिंग की जो सेफ्टी है या वेलबींग है उसको लेकर अवेयर होना चाहिए। और अगर किसी भी सरकमटेंस या कोई एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली उस थिंग्स के जो जिस भी थिंग्स पे उसने जो इंश्योरेंस परचेज किया है उसका डैमेज होता है तो उस पर्सन को उसका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये किसी भी पर्सन का क्या होता है, लीगल राइट होता है। ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द लीगल राइट ऑफ द पर्सन टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर विद विच दे हैव ए लीगल रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। यानी कोई भी पर्सन जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है, ठीक है, तो वो जिस भी थिंग्स पे पॉलिसी परचेज करेगा तो उसको, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है उसके साथ उस पर्सन का एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए एज पर लॉ। ये इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है उसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई पर्सन ए है, इसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या होगा, यानी ये किस किस थिंग्स पे अपना जो इंश्योरेंस है वो परचेज कर सकता है। मान लो इसका जो ये अपनी खुद की ओन लाइफ पे कर सकता है, खुद की लाइफ पे अपनी वाइफ का इंश्योरेंस ले सकता है, पेरेंट्स का ले सकता है, ठीक है, अपने चिल्ड्रन का ले सकता है, अपनी कार का ले सकता है, और या फिर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है उसका ले सकता है। तो एक ही जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है, यानी ये किस किस थिंग्स पे इंश्योरेंस लेगा, इस पे, क्योंकि ये जितनी भी थिंग्स है इसका क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एक को। अगर इनमें से किसी भी एक चीज को कोई डैमेज होता है तो उसका फाइनेंशियली लॉस किसको होगा, ये डायरेक्ट होगा ए को। ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक जिन भी थिंग्स पे इंश्योरेंस परचेज करेगा उसमें क्या होगा, ए का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। अगर इनके और इन ये जितनी भी थिंग्स है उनके ना रहने से या फिर कोई डैमेज होता है तो उससे क्या होगा, उसको फाइनेंशियली लॉस होगा। ठीक है। तो ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो है वो डेफिनेशन। अब ऐसे होता है नहीं कि ए का कोई पड़ोसी है लाइक बी, ये क्या है, ए का पड़ोसी। ठीक है। अब ऐसे नहीं कि
बी की कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है, मान लो कि इसकी कोई भी थिंग्स है, मान लो कि बी की ओवन लाइफ है, ठीक है, या फिर बी के पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वाइफ हैं, या इसकी कोई प्रॉपर्टी है या कार है, तो ये जो ए है ये अपने पड़ोसी की कोई भी थिंग्स पे, या क्योंकि बी क्या होगा, बी इसके लिए हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है, तो इसकी कोई भी थिंग्स पे क्या है वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा, क्योंकि बी की कोई भी थिंग्स है उसका अगर डैमेज होता है तो इसका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो डायरेक्ट किसको होगा, बी को होगा, ना कि ए को। तो ये क्या, ये एक डेफिनेशन है, ये अपने को याद रखनी है, ये एक माइंड में रखना एग्जांपल। जैसे मान लो कि मैं हूं तो मैं किन किन थिंग्स पे इंश्योरेंस कवर ले सकता हूं, मैं खुद की जो थिंग्स है उस पे लूंगा, ठीक है, लाइक मेरी कार है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे चिल्ड्रन है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो इन पे ही मैं क्या ले सकता हूँ, इंश्योरेंस कवर ले सकता हूँ, क्योंकि इनके ना रहने से या इनके कुछ डैमेज हो जाने से क्या होगा, जो फाइनेंशियल लॉस किसको सफर करना पड़ेगा, वो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इन चीजों को छोड़कर अगर मैं मान लो कि ऐसी कोई थिंग्स पे इंश्योरेंस कवर लेना चाहता हूं जिसका मेरा कोई लीगली रिलेशनशिप नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, उन चीज का मैं जो इंश्योरेंस कवर है वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये अपने को माइंड में रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। आगे चलते हैं अपने, तो देखिए लिखा है द इंश्योरेंस एक्ट 1938 डज नॉट डिफाइन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अपने जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वो अपने जो इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो करती है वो किसको करती है, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, क्योंकि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन उसमें सेक्शन बनाए गए हैं वो सारे क्या है, वो 1938 एक्ट में है, जिसके ब्याह पर क्या होता है, इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो काम करती है। बट जो फिर आप बोलोगे कि जी इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया या फिर किस एक्ट में डिफाइन किया गया, तो ये किसी भी एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया। कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उस जजमेंट को एक मीडिएटर के रूप में रखा गया है अलग अलग कंडीशन में, कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपने किस किस को किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इसको जो मेनली जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कॉमन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टैट्यूट। तो अपने को याद रखना है कि कॉमन लॉ में क्या आता है, कॉमन लॉ में आगे स्पाउस, आगे चिल्ड्रन, आगे पेरेंट्स एंड एसेट। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपने कोई भी स्पाउस है, मान लो कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का एक दूसरे की लाइफ में क्या है, इंटरेस्ट है। दोनों में से किसी एक के न रहने से क्या होगा, किसी दूसरे को क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये एक दूसरे की जो लाइफ है उस पे इंश्योरेंस कवर है वो ले सकते हैं, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते हैं और वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकते हैं। वैसे चिल्ड्रन है तो जैसे पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ पे क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ऐसे पेरेंट्स हैं, अगर किसी भी चिल्ड्रन के, किसी भी पर्सन के या चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं वो उन पे डिपेंडेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर क्या क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ऐसे ही कोई पर्सन, एनीवन, अपनी एसेट्स पे भी क्या क्या ले सकता है, इंश्योरेंस कवर ले सकता है। लाइक उसकी एसेट क्या होगी, कार होगी, उसका हाउस हो गया, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो ये क्या होगी, ये उसकी एसेट है, ठीक है। तो ये कॉमन लॉ में डिफाइन किया गया है कि कॉमन लॉ में क्या क्या चीजें आती है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की लाइफ पे क्या ले सकता है, इंश्योरेंस कवर ले सकता है। क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उससे क्या जो नुकसान होगा वो किसको होगा, वो एम्प्लॉयर को होगा, ठीक है, क्योंकि उससे उसका वर्क फोर्स घटेगा और नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में भी क्या आएगा, उसको कुछ खर्च का वहन करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई कंपनी है वो अपने कीमैन जो मेन पर्सन होता है उस पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है। एक पार्टनर, यानी कोई भी बिजनेस में पार्टनर है वो मान लो 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जो लाइफ का जो रिस्कवर है वो कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या कर सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है,
क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उससे मेरे को फाइनेंशियल लॉस होगा, मेरे बिजनेस का भी लॉस हो सकता है। ऐसे ही श्योरिटी डेबिटर में होता है, क्रेडिटर डेबिटर में भी होता है, ठीक है। ओनर जो टीनेट है उसमें भी होता है, और जो बैंक मॉर्टगेज है उसमें भी होता है। तो ये मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी जो कंडीशन है वो रखी गई कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एक दूसरे पे क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ऐसे ही जो स्टेट्यू है इसमें एग्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी आते हैं, और जो पेलीज हैं वो आते हैं। तो ये अपने को जो तो तीन डिफरेंट कैटेगरी है ये अपने को थोड़ी याद रखनी है कि कॉमन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट्यू, ये तीन कैटेगरी है। इसमें ये कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, और इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है उसके प्रिंसिपल को किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। ये अपने को याद रखना है, सिर्फ कोर्ट जजमेंट को ही यहाँ पे मीडिएटर के रूप में रखा गया है, ये अपने को याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको कि संजय हैज गिवन ए लोन ऑफ rupees 15,000 to Mohit for 5 years. At the end of the 4 year, the outstanding balance of the loan due is Rs 2,500. According to the principle of insurable interest, how much is the insurable interest of Sanjay on the life of Mohit? तो यहाँ पे देखिए संजय ने 15,000 का लोन दिया 5 साल के लिए। 4 साल के बाद जो उनका लोन जो पेंडिंग रहा वो रहा 25 रुपए। तो अब जो संजय का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कितना है मोहित पे, तो ये कितना रहेगा ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस ऑफ Rs 2,500। क्योंकि देखिए जो बाकी का जो लोन अमाउंट था वो तो उसने चुकता कर दिया ना 4 साल में, अब बाकी का कितना रहा 2,500 रुपये रहा। तो इसमें जो क्रेडिटर और डेबिटर का मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको यहाँ पे क्रेडिटर और डेबिटर का जो एक लॉ बताया है, इसमें क्या है कि इसने जो लोन दिया है, ठीक है, तो जो बाकी लोन बचा तो यानी 25 रुपए बचे, तो 25 रुपए का क्या है इंटरेस्ट है संजय को, किस में, मोहित में। क्योंकि अगर मान लो अगर कल को मोहित अगर ये लोन पे नहीं करता है या ये डिफॉल्ट हो जाता है तो इसके 25 रुपए डूब जाएंगे। तो जो अभी जो लास्ट के जो 1 साल के लिए जो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा संजय का वो रहेगा 2,500 रुपीज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी इंश्योरेंस इज मीन टू आइडेंटिफाई। तो ये अपने को याद रखना है, इंश्योरेंस इज मीन टू आइडेंटिफाई, या आप इसको आइडेंटिफाई भी याद रख सकते हो, ठीक है। दैट इज कंपेंसेट फॉर लॉसेस broadly according to the principle of indemnity. Insurance should place the insured in the same financial position after the loss as they enjoyed before it. Note better, the principle of indemnity ensure that insurance cannot be used to make a profit। यानी कहने का मतलब कि जो इंश्योरेंस जो इंडेमनिटी है ये आइडेंटिफाई पे डिपेंड है। यानी मैंने जो आइडेंटिफाई है ये मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यानी इंश्योरेंस लेने का अपने का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो इंश्योरेबल पर्सन है, ठीक है, या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको अगर उसने इंश्योरेंस लिया है और कुछ डैमेज होने से उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कुछ कवर दे देती है उसके अगेंस्ट जितना भी उसका लॉसेस हुआ, ताकि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डैमेज से पहले जैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था वैसे ही करता रहे। बट इसमें क्या चीज रखा गया है कि इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट के रूप में ना लें, ठीक है। इंश्योर दैट इंश्योरेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक ए प्रॉफिट, यानी कोई भी क्लेम देने से पहले पार्टी को इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आइडेंटिफाई एज वेल एज आइडेंटिफाई कि हाँ ये जो क्लेम हुआ है वो एक्चुअल में है या नहीं है। कहीं जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने अपना कुछ प्रॉफिट उठाने के लिए उस वस्तु के अगेंस्ट तो ये इसने इंश्योरेंस नहीं कराया। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्लेम देने से पहले क्या करती है, ये इंश्योर्ड करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि इसने कोई प्रॉफिट को टारगेट करके तो इंश्योरेंस कवर नहीं लिया, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को क्लेम की राशि सेटल करती है। तो ये अपने को जो डेफिनेशन है वो अपने को याद रखनी है। विद एग्जांपल अपने इसको समझ लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो क्या है। तो देखिए जिस हिसाब से
यहाँ पे अपने एक ले सकते हैं कि कोई मान लो पर्सन है, मान लो राम है, इसने क्या किया, अपना कोई कार इंश्योरेंस लिया, ठीक है, कितने का, 2 लाख का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसकी कार होगी एक्सीडेंट, ठीक है। अब इसने क्लेम के लिए राम ने क्या किया, मान लो कि कोई जो इंश्योरेंस कंपनी थी, मान लो कि ए थी, ठीक है। जो ए इंश्योरेंस कंपनी है, इसके इसको क्या प्रेजेंट किया, इसको क्लेम प्रेजेंट किया कि मेरी जो कार है वो एक्सीडेंट हो गई है और मुझे 2 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाए। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इस जो एक्सीडेंट में जो कार का जो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्लेम रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया, जो ए है, ए ने लॉस असेसर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, या लॉस जो सर्वेयर होता है उसका काम क्या होता है कि जो सर्वे करता है कितना लॉस हुआ है। तो ए ने जो सर्वे किया उसमें पता चला कि कार का जो लॉस हुआ वो 50,000 रुपये हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ए को जो क्लेम की राशि, सॉरी, जो राम को जो क्लेम मिलेगा, जो ए इंश्योरेंस कंपनी देगी वो कितनी देगी, वो 50,000 रुपये देगी। ऐसे नहीं कि उसने 2 लाख का लिया तो उसे 2 लाख का ही रिस्क कवर दिया जाए। तो यहाँ पे ये देखो लिखा है ना, इंश्योरेंस इज मीन टू आइडेमनीफाई। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या है कि वो आइडेमनीफाई करते हैं, या इसको मैंने आपको फिर से बताता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ था। तो जितना लॉस हुआ है उस जो उतनी राशि का क्लेम किसको मिल जाएगा, राम को मिल जाएगा। तो ये जो लॉस असेसर या जो सर्वेयर था, उसने ये 50,000 का जो उसने असेसमेंट किया कि इतने 50,000 रुपये का इसका क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो इस डैमेज को कवर करने के लिए जो ए इंश्योरेंस कंपनी थी उसने क्या दे दिया, क्लेम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए को कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी इंश्योर दैट इंश्योरेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक ए प्रॉफिट, यानी कोई भी पर्सन इंश्योरेंस लेके अपना कोई प्रॉफिट तो नहीं बना रहा। तो ये आइडेमनीफाई करती है इंश्योरेंस कंपनीज। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का यही मतलब होता है कि जो भी इंश्योरेंस दिया, अगर उसका कल को कोई पर्सन क्लेम लेता है तो उसको पहले आइडेमनीफाई किया जाए और उसके बाद में जो क्लेम है वो सेटलमेंट किया जाए। तो ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसने कोई मान लो कि ए पर्सन है, इसने कोई फायर इंश्योरेंस लिया, इसने कोई फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है। किस पे, अपना कुछ स्टॉक था वेयर हाउस में रखा हुआ, उस पे ले लिया। अब ए ने क्या किया, अगर जानबूझ के कुछ समय बाद प्रॉफिट उठाने के लिए क्या किया, इस स्टॉक को क्या लगा दी, आग लगा दी। तो ये ए द्वारा क्या किया गया, जानबूझ के किया गया। अब ए अपनी कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइक मान लो एनआईसीएल है, एनआईसीएल को अगर वो क्लेम रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, दावा पेश करेगी कि मुझे क्लेम चाहिए, किसके, फायर इंश्योरेंस कराया था और मेरी स्टॉक में क्या लगी, आग। अब एनआईसीएल ने क्या किया, अपना जो लॉस असेसर था या फिर जो अपना सर्वेयर था उसकी मदद ली कि आप जाके देखिए कि कितना लॉस हुआ। और उनके जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें पता चला कि ए ने जानबूझ के स्टॉक में आग लगाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसका क्लेम क्या हो जाएगा, उसका क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट, यानी उसको ए को क्या नहीं मिलेगी, राशि नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का ही पार्ट हो गया ना, कि कोई पर्सन प्रॉफिट लेने के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं करवाई, ठीक है, यानी जो क्लेम मिलेगा वो उसके एक्चुअल लॉसेस पे मिलेगा, ना कि वो प्रॉफिट लेने के लिए उस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले ले, क्लेम की राशि उठा ले। तो ये भी अपने को एक जो एग्जांपल है वो अपने को याद रखना है, ठीक है। या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने इसमें। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है, इसने एक अपने हाउस का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, मान लो 2 कंपनी से करवा लिया,
एक तो करवा लिया NICL से और एक करवा लिया OICL से। ठीक है, मान लो कि 5 लाख का इससे करवा लिया और 5 लाख का इससे करवा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5-5 लाख का इसका रिस्क कवर, जो हाउस का जो कवर था वो ले लिया इसने। अब मान लो कि ए के जो हाउस का है उसको कोई कुछ डैमेज हो गया, मान लो कि जो डैमेज हुआ हाउस को वो हुआ 3 लाख का। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये नहीं होगा कि जो ये 3 लाख का डैमेज हुआ ये दोनों ही कंपनी, अब ये कि दोनों ही कंपनी को जो क्लेम है वो रिप्रेजेंट करे, दोनों ही कंपनी को, कि 3 लाख यहाँ से मिल जाएंगे और 3 लाख मिल जाएंगे यहाँ से, तो मेरे को टोटल कितना मिल जाएगा, 6 लाख। बट ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, उसके अगेंस्ट है। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, इस कंडीशन में NICL और OICL जब अपना सर्वे करेगी या जो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हाँ इसको टोटल 3 लाख का डैमेज हुआ है, अब ऐसे नहीं कि ए है वो 3-3 लाख दोनों कंपनी से ले ले, तो इस कंडीशन में क्या करेगी, जो NICL और OICL है वो दोनों कंपनसेट कर देगी कि अपना जो दोनों इसका जो 3 लाख का जो डैमेज हुआ है वो अपने दोनों मिलके यानी 1.5 लाख रुपए दे दें। तो एक्चुअल में जितना लॉस हुआ है उतना ही जो रिस्क कवर, जो क्लेम की राशि है वो इंश्योर्ड पर्सन को दी जाती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, जितना लॉस हुआ है उतना ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उससे कुछ प्रॉफिट ले ले। तो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो वैसे ही अपनी लाइफ एंजॉय करे जैसे उसका कुछ लॉसेस होने या डैमेज या फाइनेंशियल लॉस होने से पहले कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए को जो 3 लाख का लॉस हुआ उस ये राशि दोनों कंपनी ने मिलकर ए को दे दी क्लेम के रूप में। यहाँ से ये ए है वो 6 लाख का क्लेम नहीं उठा सकता क्योंकि एक्चुअली लॉस क्या है, 3 लाख का है, दो कंपनी से उसने बीमा लिया हुआ है, तो दोनों ही कंपनी क्या करेगी, हाफ ऑफ जो क्लेम की अमाउंट है वो ए को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये अपने को याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ जाओगे, मैंने अलग अलग आपको एग्जांपल दे दिए, ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, इसका मेन जो मोटिव है वो क्या होता है कि आप जितना भी क्लेम है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में ही अपने को क्लेम की राशि देनी है। और कोई भी पॉलिसी होल्डर है वो या फिर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है वो जो इंश्योरेंस है उसके ब्याह पर क्या करे, कोई प्रॉफिट ना कमाए। ठीक है, उसकी कंडीशन है वो वही रहनी चाहिए जो कुछ डैमेज होने से पहले थी और जो डैमेज होने के बाद है, यानी जो क्लेम लेने से पहले थी और क्लेम लेने के जो बाद है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आइडेंटिफाई इन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये अपने को याद रखना, जो प्रिंसिपल ऑफ जो इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस में कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोस्ट जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, बट लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। यानी ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक अपवाद है, ये अपने को याद रखना है। यानी कहने का मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता, या द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो किस प्रकार के इंश्योरेंस में नहीं आता, तो ये नहीं आता लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन वैल्यू की जो है वो वैल्यू रखी गई है, तो ये इसको क्या माना जाता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू असेस द एक्सटेंट ऑफ द लॉस। तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि आप जो लॉस है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, या जो लॉस कितना हुआ है उसको आप एसेस करो। तो ह्यूमन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जितना भी लॉस होता है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि कितना लॉस हुआ है और उसको कितनी राशि देनी है। ठीक है, इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द केस ऑफ डेथ द फुल सम अश्योर्ड इज पेड। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा सम अश्योर्ड किसको, जो लाइफ एश्योर्ड का नॉमिनी है उसको पे किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई पर्सन है राम, इसने LIC से 5 लाख की एक पॉलिसी ली। अब अगर मान लो कि राम की, अब ये 5 लाख की जो पॉलिसी थी ये मान लो इसने ली 10 साल के लिए।
ठीक है। 5 साल बाद क्या हुआ, राम की क्या होगी, डेथ होगी। अब जब इसका जो नॉमिनी है वो क्लेम रिप्रेजेंट करेगा इंश्योरेंस यानी एलआईसी को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एलआईसी फुल सम एश्योर्ड, क्योंकि इसने सम एश्योर्ड कितना लिया था, 5 लाख, तो 5 लाख रुपए हैं वो फुल सम एश्योर्ड जो भी इसका लीगल हायर होगा राम का या जो इसका नॉमिनी होगा उसको पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि कितना लॉस हुआ है, इसको कितना देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, तो जितना लॉस हुआ है वो दोनों कंपनी मिलकर ही या तीन कंपनी मिलकर ही क्या करेगी, आपको क्लेम की राशि है वो प्रोवाइड करेगी। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफाई या जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है उससे क्या होता है, बाहर होता है। तो इंडेमनिटी से बाहर है, तो मान लो कि दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं कि राम ने मान लो कि कुछ पॉलिसी ले रखी थी, लाइक उसने एसबीआई लाइफ से 5 लाख की ले रखी थी, ठीक है, एलआईसी से इसने 2 लाख की ले रखी थी, ठीक है। अब मान लो कि इन फ्यूचर पॉलिसी लेने के मान लो 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद मान लो, या फिर 10 साल, मान लो ये 5 लाख की पॉलिसी थी, ये मान लो कि 15 साल की थी, ठीक है, 2 लाख की पॉलिसी थी, ये मान लो 10 साल की थी। तो इनकी मान लो 5 साल बाद क्या होगी, डेथ होगी एक ही। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फुल यहाँ पे लिखा ना, इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द केस ऑफ डेथ द फुल सम एश्योर्ड इज पेड। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी कंपनीज से क्या होगा, जितनी भी कंपनीज से राम ने इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज कर रखी है उसका जितना फुल सम एश्योर्ड है वो राम के नॉमिनी या उसके लीगल हायर को मिल जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 10 और 15 कितने हो गए, 25 लाख। तो 25 लाख टोटल अमाउंट किसको पे हो जाएगी, राम के नॉमिनी या उसके लीगल हायर को। यहाँ पे अगर कोई तीसरी थर्ड कंपनी होती, ठीक है, मान लो कि कोई तीसरी कंपनी और होती, उसका उसने 20 लाख का ले रखा था, ठीक है, तो ये 20 लाख भी 25 लाख में ऐड हो जाते हैं। तो जितनी भी पॉलिसी ले रखी है उसका फुल सम एश्योर्ड राम को, राम के नॉमिनी को या उसके लीगल हायर को क्या हो जाता है, क्लेम की राशि है वो पे किया जाता है। बट जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें मैंने क्या बताया कि चाहे आपने 3 कंपनी अलग अलग कंपनी से रिस्क कवर ले रखा है अलग अलग सम एश्योर्ड का, बट क्लेम देने से पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, वो जितना लॉस हुआ है उसको आइडेंटिफाई करती है कि कितना हुआ है और उतनी ही राशि आपको दी जाती है, और वो प्रोपोर्शन में बांटी जाती है कि अगर 2 कंपनी है तो हाफ हाफ, या 3 कंपनी है तो जो रेशियो बनेगा उस हिसाब से वो क्लेम की राशि अलग अलग कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये अपने को याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लागू नहीं होता। दोनों एग्जाम्पल आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन इन द प्लेस ऑफ द अनदर विद रेफरेंस टू ए लॉफुल क्लेम डिमांड और राइट सो दैट ही और शी हु इज सब्स्टिट्यूटेड सक्सीड टू द राइट ऑफ द अदर इन द रिलेशन टू द डेब्ट और क्लेम एंड इट्स राइट रेमेडीज और सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये अपने को जो डेफिनेशन है वो अपने को याद रखनी है, और इसको अपने विद एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जो सब्रोगेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन इन द प्लेस ऑफ अनदर विद। तो मान लो कोई भी पर्सन है वो अगर इंश्योरेंस परचेज करता है, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, ये मान लो कोई पर्सन ए है, तो इसने जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसने क्या किया, अपना सारा का सारा जो रिस्क था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, वो कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इन फ्यूचर ए को कोई भी डैमेज होता है या इसने किसी भी थिंग्स पे अगर कोई पॉलिसी परचेज कर रखी है तो उसका अगर उसको डैमेज होता है तो इसका जो क्लेम कौन देगा, वो देगा इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उस थिंग्स से रिलेटेड क्या है, जितना भी रिस्क है वो उसने किसको ट्रांसफर कर दिया, वो कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो अब कोई भी मान लो कोई क्लेम
क्लेम अगर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, राम को क्या देगी, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो राशि देगी, ठीक है, यानी क्लेम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहां तक अपने को समझ में आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है वो काम कैसे करता है, ये अपने को याद याद रखना है, ठीक है। तो इसको अपने फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ जो सब्रोगेशन है वो क्या है। फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये अपनी कार लेके जा रहा था, सामने से कोई पर्सन बी आ रहा था, ठीक है, वो गलती से, मान लो वो, या अपने बोल सकते हैं कि लापरवाही से ये गाड़ी चला रहा था, ठीक है, बी क्या कर रहा था, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अब बी ने क्या किया, ए की कार को ठोक दिया। अब यहाँ पे मान लो कि ए की कार को क्या हुआ, डैमेज हो गया, तो ए को जो डैमेज हुआ मान लो वो हो गया 50,000 का, ठीक है। अब क्या होगा कि ए ने बीमा ले रखा था NICL कंपनी से, ठीक है। अब ए क्या करेगा, ए, क्योंकि अब ए ने बीमा ले रखा, तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि कोई पर्सन अगर कोई इंश्योरेंस जो लेता है तो अपना जो सारा का सारा रिस्क है वो किसको फॉरवर्ड कर देता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को। तो ए क्या करेगा, 50,000 का क्लेम लेने के लिए किसके पास दावा पेश करेगा, ये करेगा NICL के पास। और जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ, तो वो जो डैमेज की राशि है वो NICL क्या दे देगी, इसको 50,000 रुपए दे देगी, किसको, डैमेज के ए को। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में ये भी देखा जाता है कि कहीं ए है वो बेनिफिट तो नहीं उठा रहा यहाँ से। मान लो कि इसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसने तो ए को 50,000 रुपए का जो दावा पेश किया था, जो डैमेज हुआ था उसकी राशि दे दी। बट कई बार क्या होता है कि कई बार अपने जो सामने वाला पर्सन होता है उसको भी अपने टाई अप कर लेते हैं, या उसको अपने डरा धमका कर कि मेरा इतना डैमेज हुआ, तुम मेरे को इतना पैसा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कहीं ऐसा ना हो कि ये 50,000 रुपए है, ये बी से भी कौन ले ले, ए, तो ये जो बी है वो 50,000 का बेनिफिट, अगर, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन बन सकती है कि ए ने इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम ले लिया और बी से भी जो डैमेज की जो राशि थी वो ले ली। तो इस चीज को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है वो फॉलो करती है इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ए ने 50,000 रुपए का जो दावा अगर NICL से ले लिया, अगर क्लेम जो NICL कंपनी उसकी इंश्योरेंस कंपनी थी उससे ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गलती किसकी थी, क्योंकि लापरवाही से कौन चला रहा था गाड़ी, बी। तो यहाँ पे ये जो NICL जो कंपनीज है ये क्या करेगी, ये बी से ये राशि 50,000 रुपए देने के बाद किससे वसूल करेगी, बी से, कि जो भी ये जो एक्सीडेंट हुआ वो आपकी लापरवाही से हुआ है, क्योंकि जो लॉस असेसर था, ठीक है, या जिसने भी जो भी सर्वेयर था जिसने इसको आइडेंटिफाई किया, या इसने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पता चला कि बी की लापरवाही थी, या ये शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मान लो जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें अगर बी की गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो जो क्लेम है वो खुद पे लायबिलिटी नहीं बना करेगी, वो फिर क्या करेगी, वो थर्ड पर्सन से क्या करती है, जो राशि है वो वसूल करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि NICL किससे पैसा लेगी, बी से। अब मान लो कि बी के पास भी क्या है, बी ने मान लो कि OICL से पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, कार इंश्योरेंस की पॉलिसी किससे ले रखी है, NICL से। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी या तो ये 50,000 रुपए का जो डैमेज है वो डायरेक्ट OICL से ये जो डैमेज है वो सही करवा देगा, ठीक है। 50,000 रुपए का जो डैमेज है वो 50,000 रुपए सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे OICL से, क्योंकि OICL क्या है, बी की इंश्योरेंस कंपनी है। नहीं तो अगर ए अपना जो क्लेम की राशि है वो NICL से लेता है तो NICL 50,000 रुपए ए को देगी, और जो डैमेज की जो राशि है वो जो थर्ड पार्टी है उससे प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पे जो बी है वो फिर जो बाकी राशि है, जो 50,000 रुपए का जो क्लेम दिया वो NICL को ट्रांसफर कर देगा। अगर बी नहीं करेगा तो बी की जो इंश्योरेंस कंपनी है OICL वो कर देगी। तो यानी कि कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मेनली इस पे डिपेंड करता है कि जो भी क्लेम की राशि जिस भी इंश्योर्ड पर्सन को दी जा रही है, ठीक है, तो वो दोनों तरफ से बेनिफिट ना उठाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या किया है, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्लेम देने से पहले कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं,
ये फॉलो करती है कि यहाँ पे ए है, वो कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 रुपए एनआईसीएल से भी ले ले और 50,000 रुपए किससे ले ले, बी से भी ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए को टोटल 1 लाख रुपए मिल जाएगा और टोटल लॉस हुआ 50,000 रुपए का, तो ए को प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए का। तो इस चीज को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन फॉलो अप करती है कौन, इंश्योरेंस कंपनीज। और जब भी ये कार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें जो क्लेम दिया जाता है, तो इसमें ये जो सामने वाले जो थर्ड पर्सन है उसकी इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो प्राइमरी जो कस्टमर है उसकी भी कंपनीज है वो इन्वॉल्वमेंट होगी। तो दोनों ही कंपनी के एक दूसरे की स्टडी करती है कि कोई कंपनी फ्रॉड, कोई भी कस्टमर ऑफ फ्रॉड ना कर ले। तो इसलिए सब्रोगेशन में ये सब चीजें देखी जाती है। ये अपने को एग्जांपल माइंड में रखना है ताकि अपने को ये इजीली अपने को ध्यान में रहे। ठीक है, आगे देखिए, अनदर सिंपल डेफिनेशन इज सब्रोगेशन इज द प्रोसेस एन इंश्योरेंस कंपनी यूज टू रिकवर क्लेम अमाउंट पेड टू ए पॉलिसी होल्डर फ्रॉम ए नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है ये मेनली इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है कि यहाँ पे जो एनआईसीएल ने ए को जो क्लेम की राशि दी 50,000 रुपए, जो उसका डैमेज हुआ था, ठीक है, वो फिर अगर वो दे दिया तो फिर जो एनआईसीएल है वो किससे रिकवर करेगा, वो बी से करेगा। क्योंकि यहाँ पे नेग्लिजेंट जो थर्ड पार्टी थी वो कौन है, वो बी है। क्योंकि बी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उसमें सभी एक्सीडेंट में जो सभी गलती थी वो किसकी थी, वो बी की पाई गई है। ठीक है, policy holder from a negligent third party. Subrogation can also be defined as surrender of the right by an insured against the third party to an insurance company that has paid a claim. तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर 50,000 रुपए एनआईसीएल देता है, ठीक है, ए को, तो फिर वो किससे रिकवर करेगा, जो नेग्लिजेंट पार्टी यहाँ पे बी है उससे। ठीक है, और अगर यहाँ से मान लो एनआईसीएल से वो एक जो क्लेम है वो नहीं देता है, तो यहाँ पे बी की जो इंश्योरेंस कंपनी ओआईसीएल है वो या तो इस डैमेज को कवर करेगी, नहीं तो बी है अगर इसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है तो बी क्या है, जितनी भी क्लेम अमाउंट है, जितने का डैमेज है वो ए को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन यानी एक पार्टी थर्ड पार्टी और अपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उससे दोनों से बेनिफिट ना ले, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ जो सब्रोगेशन है इसको फॉलो अप करती है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, आई होप कि कवर हो गया होगा, मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया। ये जो एग्जांपल है ये अपने माइंड में रखना। ठीक है, और डेफिनेशन आप याद रखना कि ये इस प्रकार की अगर वर्डिंग में डेफिनेशन आपसे पूछ ले कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है, जैसे ये मैंने आपको स्क्रीन पे जो डेफिनेशन दे रखी है, तो ये किस टाइप का प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। The principle of contribution ensure that if there is more than one insurance policy drawn up on the same subject matter, the insured cannot recover their loss from all the insurer, in which case they will recover more than their loss or even make a profit. तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी अपने देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर दैट इफ देयर इज ए मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी ड्रावन अप ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। मान लो कि ए ने कोई कार इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एक कार इंश्योरेंस मान लो उसने दो कंपनी से लिया, एनआईसीएल और मान लो ओआईसीएल से ले रखा है। ठीक है, मान लो ये कार इंश्योरेंस ले लो या फिर अपने होम का ले लो, ठीक है, किसी का भी ले लो, अपने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो एनआईसीएल और ओआईसीएल से लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एनआईसीएल से लिया इसने 50,000 रुपए का, ठीक है, और ओआईसीएल से ले लिया 1 लाख का। अब मान लो कि एक ही मान लो कोई कार या फिर होम है, इसका कोई मान लो डैमेज हो गया, इसका डैमेज हो गया मान लो कि 45,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ए है वो क्लेम रेज करेगा कितने का, 45,000 रुपए का। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या अपने को कहता है कि कोई भी जो इंश्योरेंस पर्सन है वो अगर उसने अलग अलग दो कंपनीज का जो इंश्योरेंस कवर ले रखा है, तो ऐसे नहीं कि जितना डैमेज हुआ वो दोनों ही कंपनी से ले ले, कि 45,000 ओआईसीएल से ले
और 45,000 ही NICL से ले ले। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्लेम देने से पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, उस क्लेम को ऐसे लॉस एसेसर द्वारा पहले आइडेंटिफाई कराएगी, आइडेमनीफाई कराएगी। मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो किस पे है, वो आइडेमनीफाई पे डिपेंड है, ठीक है। यानी उसको आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ कितना लॉस हुआ, यहाँ 45,000 का लॉस हुआ, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब वो 45,000 उसने क्लेम रेज किया दोनों कंपनी में, तो दोनों कंपनी क्या कर देगी, डिनाई कर देगी कि नहीं, कि आप अलग अलग जो सम एश्योर्ड है, जो आपकी जो क्लेम अमाउंट है, वो दोनों से 45,000 और 45,000 रुपये नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो डैमेज वो 45,000 रुपये का है और आप क्लेम उठा रहे हो 90,000 रुपये का। तो आपको जो क्लेम है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 45,000 रुपये का। तो यहाँ पे अब ये कंट्रीब्यूशन, या अब इस कंडीशन में क्या करेगी, दोनों कंपनीज क्या करेगी, अपने रेशियो के अनुसार क्या करेगी, क्लेम की राशि को कंट्रीब्यूट कर देगी। तो कि दोनों जो राशि है क्लेम की राशि, उसको बांट के क्या कर देगी, जो ए पर्सन है उसको क्लेम की राशि दे देगी। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो कैसे निकाला जाएगा, कि NICL से इसने पॉलिसी ली 50,000 की और OICL से क्या ली 1,00,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मान लो रेशियो निकाल लेते हैं, 50,000 और 1,00,000, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 1:2, ठीक है। अब इसकी टोटल कितनी हुई, इसका जो टोटल क्लेम था वो था 45,000, 45,000 इक्वल टू 3, यानी 1 अनुपात का मान क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 15,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगी, जो क्लेम की राशि है वो NICL तो देगी, क्योंकि NICL का क्या है 1 अनुपात है, तो NICL देगी 15,000 रुपये, और OICL कितनी देगी, OICL है वो क्लेम देगी 30,000 रुपये। तो दोनों ने क्या किया, दोनों कंपनी ने कंट्रीब्यूशन करके जो ए का जो क्लेम था उसकी जो राशि है, जो क्लेम की राशि थी, वो उसको दे दी। तो ये अपने को याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, कि कोई भी पर्सन जिसने दो अलग अलग डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से सेम सब्जेक्ट पे, ठीक है, सेम सब्जेक्ट पे, यानी सेम चीज पे, मान लो कार है तो कार का मान लो 2 कंपनी से करा रखा है, होम है तो होम का 2 कंपनी से करा रखा है, यानी सेम सब्जेक्ट पे अलग, अगर किसी भी पर्सन ने अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो दोनों जो लॉस है, अगर उसको लॉस हुआ तो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकता, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि दोनों कंपनियां अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है जितना भी डैमेज हुआ है, और ए को उस जो भी लॉस हुआ है उसके जो क्लेम की राशि का जो दावा है वो दे दिया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है कि किस हिसाब से अगर सेम सब्जेक्ट पे किसी भी पर्सन ने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, और इस कंडीशन में दो जो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो मिलके उस दावा राशि का भुगतान करेगी। ये अपने को याद रखना है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल आप माइंड में रखना। नेक्स्ट देखिए, एक बात याद, नोट द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन अप्लाई ओनली टू कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आपको याद रखना है जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, और जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में ही लागू होती है, लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होती। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, उसी का पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्योंकि इसमें भी अपने जो जितने भी एग्जांपल देखे हैं वो किसके हैं, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के या जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अपने देखे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ही लागू होता है, और ये फिर लाइफ इंश्योरेंस है उसमें लागू नहीं होगा। सो दे अप्लाई ओनली टू जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द टू प्रिंसिपल डू नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो ये अपने को याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, और दूसरा कौन सा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, एंड दूसरा क्या हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट। क्योंकि अब जो पर्सनल एक्सीडेंट की जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है ना, ये भी कई बार क्या होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी जो सेल करती है, ये अपने को याद रखना है। पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी होती है ये भी सेल करती है। बट अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अगर अपनी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी किसी पर्सन को सेल कर रखी है, दे रखी है, तो उस कंडीशन में भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी लागू नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर
किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ पे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी है या लाइफ पॉलिसी ले रखी है, तो अगर 10 कंपनी से ले रखी है 2-2 लाख की, 5-5 लाख की, तो जितना टोटल सम एश्योर्ड होगा वो पूरा हर एक कंपनी द्वारा पे किया जाएगा अगर उसने कोई फ्रॉड नहीं किया तो। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन अप्लाई ओनली ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड डू नॉट अप्लाई ऑन लाइफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अजय हैज टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ ₹2 lakh फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एबीसी एंड अनदर वर्थ ₹2 lakh फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी XYZ। इन द इवेंट ऑफ अजय डेथ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अजय नॉमिनी। तो बताइए, अगर दो अलग अलग कंपनी एबीसी और XYZ से ए ने अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, एक से 2 लाख की, दूसरे से भी 2 लाख, यानी सेम अमाउंट की, तो उसकी डेथ पे जो क्लेम की राशि मिलेगी अजय के नॉमिनी की, वो कितनी मिलेगी? तो ए ऑप्शन है 2 लाख फ्रॉम कंपनी एबीसी, क्योंकि जो पहली कंपनी है एबीसी, पहली कंपनी है जिसने अजय का लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो की थी। बी है कंपनी एबीसी एंड कंपनी XYZ विल शेयर द लॉसेस प्रोपोर्शन पे अजय नॉमिनीज टोटल 2 लाख, यानी कहने मतलब कि वो दोनों 1-1 लाख रुपए दे देंगे और टोटल 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दे देंगे। ठीक है। सी है RS 2 lakh विल बी पेड बाय कंपनी XYZ बिकॉज इट इज द लास्ट कंपनी, कि 2 लाख XYZ देगी क्योंकि ये लास्ट कंपनी थी जिसने अजय का बीमा किया था। ठीक है। और डी है टोटल ₹4 lakh विल बी द रिसीव्ड विच इंक्लूड 2 lakh फ्रॉम कंपनी एबीसी एंड 2 lakh फ्रॉम XYZ ईच। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं आता, तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उससे बाहर है। तो अब यहाँ पे अजय ने 2 की जगह 10 इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग ले रखी है, तो वहां पर भी अजय को फुल सम एश्योर्ड मिलता है। तो यहाँ पे 4 लाख है, तो 4 लाख अजय के नॉमिनी को मिलेगा, 2 देगी एबीसी और 2 देगी XYZ। तो याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एटमोस्ट गुड फेथ पे भी काम करती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ए फैक्ट इज सेड टू बी मटेरियल, it is affect the decision of the underwriter to accept or reject the risk or to determine rates, terms and condition in the risk is accepted, that is if the fact is relevant to the assessment of the risk and the determine of the premium। यानी कहने का मतलब कि आप कोई भी पर्सन अगर जब बीमा लेता है, मान लो कि ए ने अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ठीक है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, तो जो अपना जो प्रपोजल फॉर्म होता है, जो राइटिंग में अपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को फिल करके देते हैं प्रपोजल फॉर्म, तो उसमें सभी फॉर्मेलिटीज मांगी जाती है, नाम, एज वगैरह, आपका एड्रेस। ठीक है। तो उसमें जो मटेरियल फैक्ट होते हैं वो भी मांगे जाते हैं कि आप कार्य का, मान लो आपका वर्क क्या है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, आप जो एल्कोहल का सेवन करते हो नहीं करते, आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई एल्कोहल का सेवन करता है या फिर कोई सिगरेट पीता है, तो उसके जो डेथ के चांसेस है वो थोड़े ज्यादा है एक नॉर्मल पर्सन के। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मान लो कोल या माइंस वगैरह में काम करता है, ठीक है, तो उसकी भी डेथ के चांसेस ज्यादा है। तो वो सारी चीजें क्या करती है, डिस्क्लोजर करनी होती है, जिससे क्या हो कि जब भी उस प्रपोजल फॉर्म को अंडरराइट करे, ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो अंडरराइटर क्या होता है, वो अपने प्रपोजल फॉर्म को अंडरराइट करता है, उसमें वो सारा देखता है कि इस पर्सन को इतना जो सम एश्योर्ड है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो प्रीमियम कितना लेना है, तो वो अपने क्या होता है कि सारा असेसमेंट करता है। ठीक है। तो इस जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें अपने जितने भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल फैक्ट हैं, जो भी मांग रखे हैं, तो वो अपने को सारे डिस्क्लोज करने होते हैं, सारे बताने होते हैं कि ये काम करता हूँ, जिससे क्या होगी, अंडरराइटर अपना जो वर्क है वो भी आइडेंटिफाई करते, अपना जो लाइफ का रिस्क कवर है वो कितना है वो आइडेंटिफाई करे और उस हिसाब से प्रीमियम दे। अगर मान लो अपने एल्कोहल पीते हैं या फिर अपने मान सिगरेट पीते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो प्रीमियम लेगा तो उसमें कुछ लोडिंग और लगा देगा। मैंने आपको लोडिंग भी पढ़ाया था। लोडिंग मतलब कि वो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेगा, क्योंकि आपका जो लाइफ का जो रिस्क कवर है वो थोड़ा
थोड़ा सा माल ज़्यादा है, क्योंकि आपकी लाइफ के ख़त्म होने की जो संभावना वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। अगर आप मान लो कि डेंजर कंडीशन में काम करते हो, मान लो आप एक हेवी ड्राइवर हो, ठीक है, F1 रेस में हिस्सा लेते हो आप, ठीक है, या फिर आप कोई माइंस वगैरह में काम करते हो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो अपने को डिस्क्लोज करनी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ इसी पे ही काम करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेता है तो अपने जितने मटेरियल फैक्ट है वो डिस्क्लोज करें, वो प्रपोजल फॉर्म में बताए, जिससे कि अंडरराइटर को अपना जो बीमा है वो एक्सेप्ट करने में, उसका असेसमेंट करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि कल को मान लो आपने बीमा ले लिया और 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर अंडर 2 ईयर क्या है, मान लो आपका डेथ क्लेम आ जाए, और उस कंडीशन में फिर क्या करती है, जब मटेरियल फैक्ट आपने आपने जो छुपाया था पहले, और जब इंक्वायरी होती है डेथ क्लेम देने से पहले, क्योंकि ये जो अर्ली क्लेम होगा, अगर अर्ली क्लेम होगा और उसमें अगर आप ये मटेरियल फैक्ट सामने आते हैं कि आपने ये चीजें छुपाई थी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके नॉमिनी को है जो बीमे का जो पैसा है वो नहीं मिलता। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ में यही है कि जो भी इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन है उसने जो भी प्रपोजल फॉर्म में फिल कर दिया वो ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए सर्वमान्य सत्य है। हाँ, अगर डेथ क्लेम आता है अर्ली, तो उसमें अगर इंक्वायरी होती है, अगर वो जो ये बातें झूठी पाई जाती है, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ द मटेरियल फैक्ट। तो मटेरियल फैक्ट कौन कौन से होते हैं, मान लो कि अपने लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या बताना होता है, ऑन मेडिकल हिस्ट्री की आपने मान लो कोई इलाज तो नहीं लिया, अगर लिया है तो कितने टाइम पहले लिया था, किस चीज का इलाज था, फैमिली की हिस्ट्री की, फैमिली में मान लो किसी को कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, अगर है तो किस हिसाब से है, ठीक है, हेरिडिटरी इलनेस, ठीक है, अगर कोई इलनेस है तो वो भी अपने को बतानी चाहिए कि इलनेस थी वो किस टाइप की थी और कितने टाइम पहले थी, अपनी हैबिट क्या है, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, या फिर अपना एल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, एब्सेंस फ्रॉम वर्क, अगर आप मान लो कोई काम करते हैं तो वहां से कितने समय से आप अनुपस्थित हैं, ठीक है, एज, आपकी एज क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को डिस्क्लोज करनी होती है। फायर इंश्योरेंस है तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजेस ऑफ द बिल्डिंग, एज ऑफ द बिल्डिंग, नेचर ऑफ द गुड्स इन प्रीमिस etc, कि आपकी जो बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ठीक है, कब वो कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, और आपका जो प्रीसर है वो कैसा है, क्या क्या चीजें आपने इंस्टॉल कर रखी है, तो ये चीजें फायर इंश्योरेंस में देखी जाती है। मेरीन इंश्योरेंस है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड मेथड ऑफ द पैकेजिंग, ठीक है, तो उसमें क्या देखा जाए कि आप जो पैकेजिंग का मेथड है वो क्या है, ठीक है, वो डिस्क्लोज करना होता है। मोटर इंश्योरेंस क्या आता है कि जो व्हीकल की है वो जानकारी देनी होती है, डेट ऑफ परचेज क्या है, ठीक है, डिटेल ऑफ ड्राइवर की, ड्राइवर कौन है उसका, ठीक है, तो ये सारी कुछ जानकारी देनी होती है। जो मटेरियल फैक्ट है वो उसके एग्जांपल है, आपको थोड़ा माइंड में रखना ताकि आपको माइंड में स्टे रहे कि प्रिंसिपल ऑफ जो एटमोस्ट गुड फेथ है उसमें क्या क्या मटेरियल फैक्ट होते हैं। देर आर टू वेज इन द विच द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रिस्ट, कि आप अगर ये दो मान लो दो तरह से क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ है उसको आप तोड़ सकते हो। नॉट डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट, कि आपने कुछ चीजें छुपा दी, ठीक है, जैसे मान लो कोई हैबिट है आपकी, कोई हॉबीज है, क्या काम करते हो, क्या इलनेस है, कोई एज से रिलेटेड है, वो आपने छुपाई है, तो वो नॉन डिस्क्लोजर होगी कि आपने वो डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है। दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मान लो प्रपोजल फॉर्म में आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, आप काम तो करते हो माइंस में और आपने मान लो उसमें लिख दिया कि जी मैं तो एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, आप लीकर का या सिगरेट का सेवन करते हो, गुटखा खाते हो, बट उसमें आपने कह दिया कि जी मैं तो नहीं करता, ठीक है, उससे क्या हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ ना, क्योंकि उससे अगर बाई चांस अगर एक तो आपसे प्रीमियम भी कम लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा उसने क्या किया, अगर बाई चांस अर्ली क्लेम आ जाता है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि बाई चांस अगर इंक्वायरी में वो चीजें सामने नहीं आती जो आपने छुपाई थी, और आपको आपके नॉमिनी को क्लेम की राशि दे दी जाती है, तो आपको एक फ्रॉड का ही पैसा आपने उठा लिया ना इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसलिए नॉन डिस्क्लोजर होता है, या फिर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म में, तो ये दो क्या है, ये दोनों ही गुड फेथ को ब्रीच करने के दो फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, मिस इनडिस्पुटेबिलिटी एंड इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लोज सेक्शन 45, ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है,
इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो सेक्शन 45 है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। एप्लीकेबल ओनली टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे एप्लीकेबल होता है, ये अपने को याद रखना है। एज दे आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने मान लो ले ली, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ऐसी लोगे ना कि आपने टर्म उसकी 10 साल ले ली या 15 साल ले ली या 20 साल ले ली, ठीक है, यानी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। और जो जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती है वो क्या होती है? वो शॉर्ट टर्म होती है, वो आपको पर ईयर रिन्यू करवानी होती है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो इनडिस्प्यूटेबिलिटी और इन कंटेंसिबिलिटी क्लोज सेक्शन 45 एप्लीकेबल ओनली टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज दे आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट इन द फर्स्ट 2 year ऑफ द पॉलिसी इफ द इंश्योरेंस कंपनी कम्स to know that some material fact has not been disclosed by the proposer, it can be declared the policy as null and void. The company can forfeit all the premium paid. यानी कहने का मतलब कि कंपनी को अगर 2 साल के अंदर, कितने साल में? अंडर 2 year, अगर पता चलता है कि आपने कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज किए हैं या आपने मिस रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है? सेक्शन 45 में। उसमें क्या होगा कि 2 साल के अंदर 2 year का ये क्लोज है, 2 year में अगर कंपनी को पता चलता है तो वो आपकी जो पॉलिसी है उसको क्या कर देंगे? एक तो नल एंड वॉइड कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, और आपका जितना भी प्रीमियम आपने जो पेड किया है वो क्या कर देंगे? वो जब्त कर लेंगे, ठीक है। फॉरफिट ऑल द प्रीमियम पेड, जितना भी आपने उस टेन्योर के अंदर जितना प्रीमियम पे किया वो क्या कर लेंगे? वो जब्त कर लेंगे। ये इस सेक्शन 45 क्लोज में है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि अगर 2 साल के अंदर किसी कंपनी को पता चलता है कि आपने जो मटेरियल फैक्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया, या ठीक है, और उस कंडीशन में नल एंड वॉइड कर दी जाती है, पॉलिसी अभी कैंसिल की जाती है और सारा का सारा जो प्रीमियम है वो जब्त कर लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, तो ये किस सेक्शन में आता है? तो ये आता है सेक्शन 45 में। तो इसको बोलते क्या है? इनडिस्प्यूटेबिलिटी या फिर इनकंटेंसिबिलिटी, ये अपने को याद रखना है। बट दिस राइट, अब इसमें देखिए 2 साल के बाद एक बाद का क्लोज क्या है? बट दिस राइट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 year, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट 2 year, तो पहले 2 साल में ही कंपनी ऐसा कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती, ठीक है। आफ्टर 2 year fraud must be established to make the policy void. This clause is referred as the indisputability and incontestability, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि ये जो क्लोज है वो फर्स्ट के जो 2 year है उसी में ही अप्लाई होता है, उसके बाद अप्लाई नहीं होता, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो सेक्शन 45 थोड़ा आराम से याद रखना। क्लोज कितने साल का है? 2 year का क्लोज है, और ये किससे रिलेटेड है? कि कोई इंश्योरेंस जो पर्सन है वो मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में नल एंड वॉइड होती है और सारा का सारा प्रीमियम जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्सिमेट कोज। देखिए जो प्रोक्सिमेट कोज है वो एक हिसाब से अपने ये मान सकते हैं कि ये वैसे प्रिंसिपल तो नहीं है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये मेनली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा ही क्या होता है, इसको फॉलो किया जाता है। एक चीज और देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, उसको अपने विद एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि थोड़ा ये प्रिंसिपल ऑफ जो एटमोस्ट गुड फेथ में ये जो सेक्शन 45 है ये थोड़ा अच्छे तरीके से अपने कवर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, मान लो कि किसी पर्सन ने, मान लो पर्सन ए है, इसने LIC से पॉलिसी परचेज की, ठीक है। पॉलिसी परचेज करने के बाद क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ, इसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। अब इसमें ए को ये डिस्क्लोज करने की या फिर अपने ये बोल सकते हैं LIC कंपनी को ये बताने की जरूरत है कि जी मेरे हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उसने 2 साल का क्लोज को तो क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, अब वापस स्वस्थ है, तो उसकी पॉलिसी चलती रहेगी, कोई भी प्रीमियम पे लोडिंग फी नहीं लिया जाएगा। जो प्रीमियम पहले डिसाइड किया था जिस टाइम उसने पॉलिसी परचेज की थी, वही ही प्रीमियम इससे वसूला जाएगा, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन देख लीजिए, ए फिर गया दूसरी हार्ट अटैक आने के बाद क्या हुआ, एचडीएफसी कंपनी में गया और ये इसने कहा कि जी मेरे को पॉलिसी लेनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये नई पॉलिसी ले रहा है, अब यहाँ पे तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है उसका 3 साल से चल रहा है,
ठीक है। अब 2 साल का क्लोज था सेक्शन 45 में, बट इसको कितने हो गए थे, 3 साल। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एलआईसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। बट एचडीएफसी के साथ क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, यानी नई पॉलिसी ले रहा है। तो जब भी कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या फिर न्यू पॉलिसी लेता है, उस कंडीशन में उसको अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि मेरे को क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर मेरा अगर इलनेस हुई थी या कोई इलाज हुआ था तो वो कौन कौन सा हुआ था और कितने टाइम पहले हुआ था। तो एचडीएफसी को यहाँ पे क्या करेगा, ये डिस्क्लोज करेगा कि हाँ मेरे को ये हार्ट अटैक हुआ था, तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये अपना को याद रखना, ये 2 ईयर का जो क्लोज है सेक्शन 45 में, ये कैसे काम करता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 45 है, ये ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे ही अप्लाई होता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इस पे अप्लाई होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है, ठीक है, तो जो जीआईसी पॉलिसीज होती है, मान लो इसमें आपने कोई भी कार इंश्योरेंस ले रखा है, मेरीन इंश्योरेंस है, हाउस इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होता है, तो इसमें होता है मैक्सिमम 12 मंथ का, यानी 1 ईयर का। 1 ईयर, या आपने बोल सकते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो होता है 12 मंथ का, क्योंकि 1 साल बाद क्या करानी पड़ती है आपको, आपको जो अपनी पॉलिसी है वो करानी पड़ेगी रीन्यू। तो जब रीन्यू कराएंगे तो अपने क्या कर सकते हैं कि मान लो इस साल कोई चीज डिस्क्लोज की, अगर उस 1 साल में कुछ क्लेम हुआ है, कुछ कुछ भी अपनी जो कार या होम या कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रखा है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं, जब रीन्यू कराएंगे तो उस टाइम भी अपने डिस्क्लोज कर सकते हैं, यानी पर ईयर रीन्यू करवाते हैं उस टाइम अपने जो मटेरियल फैक्ट है वो अपने डिस्क्लोज कर सकते हैं जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जो शुरुआत के जो 2 साल होते हैं उसमें अगर कुछ हैपन होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, कंपनी को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेनली दो डिफरेंस है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो याद रखना सेक्शन 45 अप्लाई ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्सीमेट क्लोज। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्सीमेट क्लोज है, ये क्या है, ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, बट ये एक प्रोक्सीमेट क्लोज है जिसको कौन सी कंपनीज फॉलो करती है, ये सिर्फ करती है ओनली ऑन लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, इस ये करती है ओनली ऑन जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज है वो करती है, यानी जो जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज है या जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रोक्सीमेट कोज को फॉलो किया जाता है, इसमें जनरल इंश्योरेंस में, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, प्रोक्सीमेट कोज इज डिफाइंड एज द एक्टिव एंड द एफिशिएंट कोज दैट सेट इन द मोशन ए चेन ऑफ इवेंट विच ब्रिंग अबाउट ए रिजल्ट without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source। यानी जो proximate cause होता है वो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि जो कोई भी मान लो थिंग्स हैपन हुई है, ठीक है, और मान लो कोई भी चीज एक्टिव हुई है या ठीक है, या जो फर्स्ट जो प्राइमरी कोज होगा, ठीक है, उसके कारण कोई चीज आगे आगे हैपन होती जाती है, यानी कोई मान लो कि पहला पहला कोई लॉस हुआ, उसके रिजल्ट के हिसाब से क्या हुआ, दूसरा लॉस हो गया, फिर तीसरा हो गया। तो इसमें क्या होता है, प्रोक्सीमेट को रखा जाता है कि जो पहली चीज हुई उसके कारण दूसरी चीज हुई, उसके कारण तीसरी चीज हुई, मान लो पहला डैमेज हुआ, दूसरा डैमेज हुआ, तीसरी बार तीसरा डैमेज हुआ, अलग अलग कंडीशन में। तो पहला जो प्राइमरी जो डैमेज था, यानी जो प्राइमरी जो कोज था, उसके कारण आगे की दो चीजें जो हैपन हुई, तो उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी जो कोज होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रोक्सीमेट कोज। और उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्राइमरी कोज है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, तो इंश्योरेंस जो पर्सन है, इंश्योरेबल जो पर्सन है, उसको क्या होगा कि क्लेम की राशि दी जाएगी। अगर पहली चीज हुई वो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम के रूप में या अपने जो कवर के रूप में इंक्लूड नहीं कर रखी, उसको एक्सक्लूड कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आगे जो भी हैपन हुआ जिसके कारण उस पर्सन को लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस, तो वो क्लेम नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या होती है कि अलग अलग जो इवेंट हो रहा है उसकी एक चेन बन गई, ठीक है। इसको अपने विद एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए कि कोई पर्सन ए था, इसने कार इंश्योरेंस ले रखी थी, ठीक है, इसकी कार होगी चोरी, ठीक है, इसने FIR कराई कि मेरी कार चोरी होगी। 2 दिन बाद पता चला कि इसकी जो कार है वो एक हाईवे पे मिली है और वो किस कंडीशन में है, डैमेज हो चुकी है, एक पेड़ से टकरा गई है, उसके कारण वो डैमेज हो चुकी है। अब ए ने क्या करा रखा था, ए ने अपनी जो कार है उसका क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कार मिलने के बाद ए ने अपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उसको क्लेम रेज किया कि जी मेरी कार इस हिसाब से चोरी हो गई थी और उसका ये डैमेज हो गया, तो मेरे को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये आप इसकी आप भरपाई करो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोक्सीमेट कोज यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्राइमरी थिंग क्या हुई, प्राइमरी थिंग हुई थेफ्ट, यानी कि क्या हुई, चोरी हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया प्रोक्सीमेट कोज, प्रोक्सीमेट कोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली चीज हैपन हुई, उसके बाद में क्या हुआ, हाईवे पे ये जो गाड़ी गई ये क्या होगी, ये डैमेज होगी, ठीक है। अब प्राइमरी जो थिंग हुई उसके कारण क्या हुआ, गाड़ी डैमेज हुई, यानी ये क्या बन गई, एक चेन बन गई। जब ऐसे चेन बनती है तो पहले चीज क्या हैपन हुई, पहले हुई चोरी। अगर मान लो जो ए ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है उसमें मेंशन है कि अगर उसकी गाड़ी चोरी होगी तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको क्लेम की राशि देगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने थेफ्ट को, जो थेफ्ट था उसको एक्सक्लूड कर रखा है कि अगर आपकी अगर गाड़ी चोरी होती है तो हम आपको कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए को ये 50,000 रुपए का क्लेम है वो कंपनी डिनाई कर देगी, ये क्लेम की राशि नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो प्रोक्सीमेट कोज था वो क्या था, थेफ्ट था। जो प्राइमरी कोज होता है वो क्या होता है, वो वही प्रोक्सीमेट कोज होता है, जो सबसे पहले चीज हैपन हुई है, सबसे पहले जो भी इवेंट हैपन हुआ है। तो यहाँ पे जो थेफ्ट था उसको इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर रखा था, अपने रिस्क में एक्सक्लूड कर रखा था, यानी इंक्लूड नहीं था। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आपका जो रिस्क कवर है, आपको जो क्लेम दिया जाएगा ये इस कंडीशन में दिया जाएगा और इस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी होता है और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी होता है, ये अपने को याद रखना है। तो एक ही जो कार चोरी हुई, अगर ये जो प्राइमरी कॉज था, ये जो चोरी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इस रिस्क कवर को शामिल कर रखा है इंश्योरेंस में, फिर तो इसको डैमेज का 50,000 रुपये मिलेगा। अगर नहीं कर रखा तो ए को 50,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो अगर ये एक्सक्लूड है, शामिल नहीं कर रखा, तो इसको 50,000 रुपये के जो क्लेम राशि थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये जो प्रोक्सीमेट कोज है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, द डोमिनेंट इफेक्टिव और ऑपरेटिव कोज ऑफ एन इवेंट इज नोन एज द प्रोक्सीमेट कोज, ठीक है। यानी जो डोमिनेंट या इफेक्टिव या ऑपरेटिव कोज है, यानी जो प्राइमरी कोज है ना, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट कोज भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव बोल सकते हैं, ऑपरेटिव बोल सकते हैं। यानी जो थेफ्ट हुआ ये यहाँ पे प्राइमरी कोज था, ये डोमिनेंट कोज भी है, ये इफेक्टिव कोज भी है और ये क्या है, ऑपरेटिव कोज भी है, ठीक है। ऑपरेटिव कोज ऑफ एन इवेंट इज नोन एज द प्रोक्सीमेट कोज। तो ये अपने को याद रखना कि प्रोक्सीमेट कोज क्या होता है, डोमिनेंट, इफेक्टिव, ऑपरेटिव, ठीक है, नॉन एज द प्रोक्सीमेट कोज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे पहले जो थिंग्स हैपन हुई है, यहाँ पे जो चोरी हुई है, सबसे पहले जो प्राइमरी कोज है यही क्या है, प्रोक्सीमेट कोज है। इफ देयर इज ए चेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू दिस कोज, ठीक है। अब यहाँ पर चेन ऑफ इवेंट क्या हुआ, चोरी होने के बाद हाईवे पे गाड़ी गई और वहां पे क्या होगी, डैमेज हो गया, यानी एक्सीडेंट हो गया, पेड़ से टकरा गई, तो ये चेन बनेगी ना, लीडिंग टू दिस कोज। इट शुड बी एग्जामिन्ड, ये क्या होती है, ये एग्जामिन की जाती है, यानी इन्वेस्टिगेशन होती है। वेदर द फर्स्ट कोज वाज एन इंश्योर्ड पेरिल, यानी ये जो पहला जो कोज हुआ है, वेदर द फर्स्ट कोज, यानी पहला कोज क्या था, यहाँ पे थेफ्ट था, यानी चोरी हुई थी, वाज एन इंश्योर्ड पेरिल, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योर्ड कर रखा है, ठीक है। एंड वेदर द अल्टीमेट कोज हैज रिजल्टेड, तो यहाँ पे अल्टीमेट कोज क्या था कि गाड़ी होगी डैमेज, हैज रिजल्टेड फ्रॉम एन अनइंटरप्टेड चेन without an indemnity intervening cause interfering in between, when there is a series of events that lead to a loss and if all the events are insured peril, then there is no need to identify the proximate cause as
ऑल द इवेंट आर इंश्योर्ड पेरिल एंड द क्लेम वुड एनीवे बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यानी कहने का मतलब अगर मान लो जो प्राइमरी कोज था या जो ऑपरेटिव कोज था वो हैपन हुआ, उसके बाद में एक चेन बनी, उसी के कारण अगला कोज हो गया, यानी गाड़ी चोरी हुई, उसके बाद में वो क्या होगी, वो पेड़ से टकरा गई और गाड़ी होगी डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको एग्जामिन किया जाएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सभी प्रकार के ये जो कोज हुए हैं उसको कवर कर रखा है इंश्योरेंस पॉलिसी में, फिर तो एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कवर नहीं कर रखा, मान लो कि चोरी कवर नहीं थी या फिर डैमेज कवर नहीं था, तो उसमें क्या होता है, ये डैमेज ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। लॉस असेसर या सर्वेयर द्वारा क्या होता है, इसको असेस किया जाता है कि हाँ कि पहले कोज क्या हुआ था, और अगर प्रोक्सीमेट कोज पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है, फिर तो उसको अगर सेकेंडरी कोज या जो थर्ड कोज हुआ था, मान लो इसे हाईवे पर टकरा जाती है, उसके बाद मान लो गाड़ी खाई में गिर जाती है, तो जितना भी डैमेज होता है तो वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की राशि पे करेगी। अगर प्रोक्सीमेट कोज पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सक्लूड है, उसमें शामिल नहीं किया गया उस कोज को, तो क्लेम की राशि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये साफ साफ ये इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ढंग से याद कर लेना। मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया है कि प्रोक्सीमेट कोज होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है। ए हाउस वाज बर्न्ड एंड weakened by fire. After many days, there was a storm and it brought down the house completely. In this case, what will be the considered the proximate cause? यानी आपको बताना है कि पहले घर में आग लगी, उसके कारण घर कमजोर हो गया, और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया और उसके कारण जो पूरा का पूरा घर था वो क्लैश हो गया। ठीक है, मान लो वो पूरा का पूरा जो घर था वो गिर गया। तो इस कंडीशन में जो प्रोक्सीमेट कोज है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए मेरे को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्टॉर्म। अब आप बोलोगे जी पहले तो करंट हुआ था तो फायर हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है आफ्टर मेनी डेज। लगातार तो कोई दो कोज लगातार नहीं हुए ना, आफ्टर मेनी डेज है, यानी कुछ दिनों बाद हुए हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद हुआ, तो जो पहला इवेंट क्या हुआ कुछ दिनों बाद, पहला इवेंट हुआ था कि स्टॉर्म ही आया था। ठीक है, तो स्टॉर्म क्या होगा, यहाँ पे प्रोक्सीमेट कोज होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल ए ने कोई फायर इंश्योरेंस लिया हुआ था, किस पे, वेयर हाउस पे। ठीक है, अब वेयर हाउस में क्या होगी, आग लग गई। ठीक है, आग लग गई, और जो फायरमैन थे उन्होंने क्या किया, जितना भी स्टॉक था आग लगने के बाद, जितना भी स्टॉक था वो क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आग बुझाई, आग बुझाने के बाद क्या हुआ, एकदम से आ गई बारिश। ठीक है, आग के बाद क्या आ गई, बारिश। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चीजें एक साथ ही हैपन हुई, तो यहाँ पे प्रोक्सीमेट कोज क्या हुआ, यहाँ पे प्रोक्सीमेट कोज हुआ आग। ठीक है, प्रोक्सीमेट कोज क्या हुआ, यहाँ पे हुई आग, और उसके बाद में क्या हुई, बारिश। अब देखो प्रोक्सीमेट कोज क्या था, आग। ए ने क्या ले रखा था का, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो फायर के कारण तो स्टॉक खराब नहीं हुआ, बट क्या हुआ, आग लगने के कारण जो स्टॉक था उसको बाहर निकाल दिया, और ऊपर से आगे बारिश, और जो स्टॉक था वो हो गया खराब। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोक्सीमेट कोज क्या है, आग, और आग क्या है, आग क्या है, आग इसने जो पॉलिसी है उसमें इंक्लूड कर रखा है फायर को, क्योंकि इसने फायर इंश्योरेंस लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे उसने चाहे बारिश का, उसने अगर ए ने अगर इंश्योरेंस नहीं लिया, या उसने अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर ये बारिश एक्सक्लूड भी है, मानो इंक्लूड नहीं है, बारिश को मान लो ए की जो इंश्योरेंस, ये जो फायर पॉलिसी है उसमें क्या है, एक्सक्लूड कर रखा है कि अगर आपका पानी से या बारिश होने से स्टॉक खराब होता है तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं लेता है। बट इसमें क्या होगा कि एग्जामिन किया कि जो आग लगी थी, आग के कारण क्या हुआ, स्टॉक को बाहर निकाला, और बाहर निकालते क्या आ गई, बारिश। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ये बारिश होने पर भी क्या होगा, इसको ए को क्या होगा, क्लेम की जो राशि है वो मिलेगी। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, क्यों मिलेगी, क्योंकि जो प्रोक्सीमेट कोज था वो पॉलिसी इंश्योरेंस में इंश्योर्ड था,
क्योंकि आग आग क्या थी, इंश्योर्ड थी, और इस आग के कारण क्या हुआ, एक चीज आग लगने के बाद एक थिंग और हैपन हुई जिससे एक चेन बनी, यानी वो बारिश हुई, स्टॉक बाहर निकला, बारिश आई और ये खराब हो गया, तो क्लेम की राशि दी जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होता कि मैंने ये बताया कि अगर सभी प्रकार के जो पेरिल है या सभी प्रकार के जो रिस्क हैं वो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है, मान लो कि फायर इन जो पॉलिसी थी इसमें ए ने ये भी ले रखा था कि आग से अगर खराब होगी तो भी ये मुझे इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, या फिर बारिश से होगी तो भी मिलेगा मेरे को, ठीक है, अगर वैसे माल खराब हो गया तो भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अगर तीनों ही कोज, मान लो यहाँ पे आग और बारिश, या अगर पानी से भी स्टोव खराब होता तो भी मेरे को मिले, तो उसमें क्या होता, उसमें एग्जाम ही नहीं किया जाता कि आग लगी, बारिश मान लो पानी से खराब हुआ, अगर पानी अगर अगर पानी से खराब होती है और ये भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया गया है कि इस कंडीशन में भी आपको क्लेम की राशि नहीं मिलेगी, तो इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्जामिन नहीं करती कि अपने एग्जामिन करेगी प्रोक्सीमेट कोज क्या है, ठीक है। तो फिर चाहे कोई कंडीशन हैपन हो, अगर जितने भी कंडीशन इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन है, इंक्लूड है, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको क्लेम की राशि मिल जाती है, जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्लेम की राशि मिलेगी, ठीक है। तो प्रोक्सीमेट कोज बता दिया, जब एक के बाद एक दो तीन चीजें हैपन होती है, ठीक है, जिससे पॉलिसी होल्डर को नुकसान होता है, तो जो प्राइमरी थिंग होती है, ठीक है, तो उसको प्रोक्सीमेट कोज कहा जाता है, ठीक है। अगर कुछ टाइम लेग आ गया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश, मान लो कि ए है वो स्टॉक बाहर अगर रख देता है, ठीक है, और मान लो 5 या 10 दिन तक या 1 महीने तक स्टॉक बाहर ही रहता है, ठीक है, और फिर बारिश आ जाती है और उससे क्या होगा कि इसका स्टॉक सारा का सारा क्या हो गया, खराब हो गया। और बारिश से अगर स्टॉक खराब होता है तो वो उसकी पॉलिसी में क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, उसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी, तो वो कहेगी कि आग लगी उसके बाद में 1 महीना हो गया, आप अब स्टॉक को दूसरी जगह तो शिफ्ट करते हैं, तो और बारिश है, अगर बारिश से स्टॉक खराब होता है आपका, तो ये अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड है नहीं, तो आपका क्लेम है वो किया जाता है डिनाई, क्योंकि टाइम लेग आ गया, लगातार नहीं हुआ ना, 10 दिन 15 दिन 1 महीना आ गया कि स्टॉक आपका बाहर ही पड़ा है, आपने उसको दूसरी जगह शिफ्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो जब अगर सेम टाइम पे मान लो जो इवेंट हैपन होते हैं, ठीक है, फिर उस टाइम उसको क्या होता है, प्रोक्सीमेट कोज फिर डिफाइन एग्जामिन किया जाता है कि है कि नहीं है। अगर कुछ टाइम लेग आ गया तो उसको फिर क्या करते हैं, फिर प्रोक्सीमेट कोज पहली चीज को नहीं मानते, फिर क्या है कि उसके बाद जो चीज होती है कुछ टाइम के बाद उसी को प्रोक्सीमेट कोज माना जाता है। तो यही है इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ए हाउस वाज बर्न्ड एंड वीकनेड बाय फायर आफ्टर मेनी डेज, यानी कुछ दिनों बाद ये स्टॉर्म आया है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हाउस को रिपेयर नहीं किया गया, तो इसमें प्रोक्सीमेट कोज क्या होगा, इसमें होगा स्टॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रोक्सीमेट कोज समझ में आ गया होगा। मैंने तो आपको 3-4 एग्जांपल भी दे दिए कि क्या क्या चीजें हैपन होती है तब प्रोक्सीमेट कोज एग्जामिन किया जाता है और किस कंडीशन में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन याद रखना, ताकि अगर एग्जाम डायरेक्ट अगर डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो आप इसको सही आंसर कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, सो आज की क्लास है वो अपनी यहीं तक रहेगी। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अपने जो 6 टाइप के प्रिंसिपल थे वो अपने कंप्लीटली कवर कर लिया है। मैंने आपको हर एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मैंने आपको विद एग्जांपल आपको बताया, तो एग्जांपल के थ्रू आप इसको माइंड में रखना कि किस कंडीशन में ये जो प्रिंसिपल है वो कैसे कैसे काम करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन आती है तो भी आप इसका आंसर दे सको, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के विद एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो भी आप इसका जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के टाइप है उसको आइडेंटिफाई कर सको। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।